सुबह को खुल जाएगा दोनों में क्या याराना है, शम्मा परवाना की है या शम्मा का परवाना है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। राहुल गांधी को घेरने में बीजेपी अब तक नाकाम साबित रही है, ये बात जाहिर हो चुकी है। राहुल को नीचा दिखाने के लिए उनकी छवि पर हमले हुए, उनके परिवार पर अभद्र टिप्पणियां की गईं, राहुल से उनके बयानों पर माफी की मांग हुई, संसद में हंगामा चलता रहा, संसद ठप होती रही और फाइनली मोदी सरनेम वाले मामले में उन्हें सजा हुई और आनन फानन में संसद की सदस्यता भी छीन ली गई। अगर इतने सारे वार किसी इंसान पर हो तो वो टूट जाता है या फिर बिखर जाता है, लेकिन राहुल गांधी न टूट रहे हैं, न उनके हौसले बिखर रहे हैं, बल्कि अब उनके बयानों की धार और पैनी होती जा रही है, जो सीधे उनके विरोधियों को चुभ रही है। शनिवार को राहुल गांधी ने फिर एक ट्वीट किया, जिसमें सवाल तो वही है जो राहुल गांधी पिछले कई दिनों से पूछते आ रहे हैं कि अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश कहां से आया, किसने इस समूह को इतना रुपया दिया। लेकिन इस बार एक चित्र ट्वीट के साथ दिया गया है जो पहली नजर में अडानी ही लिखा हुआ दिखता है, लेकिन उसके अलग अलग अक्षर उन नेताओं के नाम बता रहे हैं जो पहले कांग्रेस में थे मगर अब बीजेपी में चले गए या बीजेपी के शुभचिंतक बन गए हैं। हम सब जानते हैं कि राजनीति में एक दल दूसरे दल में चले जाते हैं और ये चले जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन गौर फरमाइए कि बीजेपी में पिछले वर्षों में कई लोग जो हैं वो शामिल हुए हैं और वही लोग शामिल हुए हैं जिन पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा है या फिर जिन्हें सत्ता का सुख चाहिए। राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट के साथ एक तीर से दो निशाने साधे हैं और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी की जीरो टॉलरेंस का जो दावा है उसको कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्या है राहुल गांधी का ये ट्वीट, आप भी जरा देख लीजिए। राहुल गांधी इस ट्वीट में लिखते हैं कि सच्चाई छुपाते हैं इसीलिए रोज भटकाते हैं, सवाल वही है अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए बेमानी पैसे किसके हैं। इस सवाल के साथ जो अडानी लिखा है उसमें गुलाम, सिंधिया, किरण, हिमंता और अनिल भी लिखा हुआ दिख रहा है। ये सारे नाम पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन अब सभी जो लोग हैं वो कांग्रेस को छोड़ चुके हैं और इसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रेड्डी, हिमंता विश्व शर्मा और अनिल एंटनी, इन तमाम नेताओं को राहुल गांधी को घेरने के लिए बीजेपी आगे कर रही है। दरअसल बीजेपी के पुराने सारे पैंतरे नाकाम रहे हैं, तो अब वो घर के भेदियों को आगे बढ़ाने की चाल चल रही है। शतरंज की बिसात में जिस तरह कभी घोड़े को ढाई घर चलाया जाता है, कभी ऊंट की तिरछी चाल चलाई जाती है या हाथी को आगे बढ़ाकर विरोधी को मात देने की कोशिश की जाती है, ठीक वही काम इस वक्त बीजेपी कर रही है। उसने अपने सारे मोहरों को नई रणनीतियों के साथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसमें कई कांग्रेस के प्यादे रह चुके हैं। बीजेपी उनसे राहुल गांधी को मात देना चाहती है। देखिए, कांग्रेस के प्यादों से बीजेपी राहुल गांधी को मात देना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी बीजेपी की इस चाल को समझ चुके हैं और इसीलिए उन्होंने इसका खुलासा अपने इस ट्वीट में कर दिया है ताकि जनता भी बीजेपी की चाल से वाकिफ हो जाए। वैसे जनता अब राहुल गांधी की बात को पहले से ज्यादा सुनने समझने लगी है। भारत जोड़ो यात्रा की ये बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, इसीलिए अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी के उठाए गए सवाल अब देश के कोने कोने तक पहुंच चुके हैं। बीजेपी को इसका चुनावी नुकसान होने का डर सता रहा है, खासकर सामने कर्नाटक का चुनाव है जिसमें इस बार बीजेपी कमजोर नजर आने लगी है। इसीलिए बीजेपी के हमले राहुल गांधी पर बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे, देखेंगे कि कैसे बीजेपी राहुल गांधी को घेरने के लिए उन लोगों को आगे कर रही है जो कभी कांग्रेस के साथी थे, जबकि राहुल गांधी बीजेपी से 2 कदम आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। और यह भी समझने की कोशिश करेंगे आज कि राहुल की बढ़त से विपक्षी एकता की राह किस तरह तैयार हो रही है। लेकिन शुरुआत करते हैं राहुल गांधी के ट्वीट के बनाई गई पहेली से। शनिवार को राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में अडानी के साथ गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रेड्डी, हिमंता विश्व शर्मा और अनिल एंटनी का नाम लिखा। अब तक राहुल गांधी अडानी मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का नाम जोड़ते थे। जैसे कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने पत्रकारों से कहा था कि आप क्यों पूछते हैं कि बीजेपी क्या कहती है। एकमात्र सवाल ये है कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। इसके पहले एक ट्वीट में उन्होंने कहा था 20,000 करोड़ अडानी की शेल कंपनियों में बेनामी पैसे किसके हैं।
प्रधानमंत्री चुप, कोई जवाब नहीं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चीन ने छीन ली, जगहों के नाम भी बदल रहे। प्रधानमंत्री चुप, कोई जवाब नहीं। प्रधानमंत्री जी, आखिर इतना डर क्यों? अपनी एक फेसबुक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा था, प्रधानमंत्री जी, सवाल पूछे काफी दिन हो गए, आपका जवाब अब तक नहीं आया, इसीलिए फिर से दोहरा रहा हूं। 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? LIC, SBI, EPFO में जमा लोगों का पैसा अडानी को क्यों दिया जा रहा है? आपके और अडानी के रिश्ते का सच देश को बताइए। सोशल मीडिया की इन तमाम पोस्ट में राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री से सवाल पूछे हैं। उन्होंने अब भी सवाल तो वही किया है, लेकिन अपने ट्वीट में एक पहेली बनाकर उन नेताओं का नाम भी लिखा है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी के साथ हो गए हैं। दरअसल राहुल गांधी को यह समझ आ गया है कि बीजेपी उन्हें कमजोर करने के लिए उन नेताओं का इस्तेमाल कर रही है जिन्होंने राहुल गांधी से शिकायत के कारण कांग्रेस छोड़ी है। बीजेपी शायद सोचती है कि घर के किसी भेदी को तोड़कर वो अपना मकसद पूरा कर लेगी, लेकिन बीजेपी से 2 कदम आगे निकलते हुए राहुल गांधी इन भेदियों की शिनाख्त पहले ही कर चुके हैं। तो राहुल के ट्वीट में बनाई गई पहेली में पहला नाम गुलाम नबी आजाद का है, जिन्होंने कांग्रेस छोड़ते वक्त तो राहुल गांधी को खूब भला बुरा कहा ही था। अभी फिर अपनी किताब लॉन्च पर उन्होंने राहुल गांधी को ही घेरा है। आजाद ने कहा है कि मैं ही नहीं बल्कि कई कांग्रेसी नेता जो हैं वो राहुल गांधी की वजह से अलग हुए हैं। आजाद ने पीएम मोदी की तारीफ भी की है। और दूसरा नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जिन्होंने बीजेपी में जाने के लिए कांग्रेस की सरकार ही मध्य प्रदेश में गिरवा दी और अब वे राज्यसभा सांसद और मोदी सरकार में मंत्री हैं। सिंधिया ने भी हाल ही में कहा है, जबकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें कहा है कि राहुल लोकतंत्र की नहीं बल्कि अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा को देशद्रोह की विचारधारा बताया है, जिस पर कांग्रेस के नेता काफी नाराज भी दिखे। ट्वीट में तीसरा नाम है किरण रेड्डी का, जो 1 महीने पहले कांग्रेस छोड़ चुके हैं और हाल ही में बीजेपी में आए हैं। किरण कुमार रेड्डी को कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था, आप याद कीजिए, लेकिन अब वे कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी नेतृत्व की गलत नीतियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। राहुल गांधी के ट्वीट में चौथा नाम है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का, जो राहुल गांधी और कांग्रेस पर बड़े हमले करते रहे हैं और आरोप लगाते रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में उनका हक और सम्मान नहीं दिया था। जब वे कांग्रेस में थे तो बीजेपी ने उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, आप सबको पता होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कर रहा हूं मैं। और बीजेपी में जाते ही भ्रष्टाचार की सारी बातें दब गईं और उन्हें मुख्यमंत्री पद भी अब मिल गया है। ट्वीट में 5वां नाम जो है और आखिरी नाम है ये, वो है अनिल एंटनी का, जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए BBC डॉक्यूमेंट्री पर मोदी सरकार का बचाव किया और अब खुद वे बीजेपी में आ चुके हैं। इन 5 नेताओं की राजनीतिक यात्रा इस बात का गवाह है कि कांग्रेस से वे अपनी असुविधा के कारण अलग हुए और बीजेपी से जुड़ाव सत्ता से मोह के कारण हुआ। राहुल ने उनकी इस कमजोरी को समझ लिया तो अब उनकी तिलमिलाहट सामने आ रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा अदालत में देख लेने की धमकी दे रहे हैं और अनिल एंटनी राहुल की भाषा को ट्रोल आर्मी जैसी बता रहे हैं। यह तिलमिलाहट बता रही है कि राहुल गांधी का तीर निशाने पर लगा है और इस तीर की चुभन जो है उसको शरद पवार भी समझ रहे होंगे, जिन्होंने अडानी मसले पर राहुल के विरोध को ठीक नहीं बताया है। जरा देख लीजिए इस रिपोर्ट को। एनसीपी के मुखिया शरद पवार विदेशी मूल के मुद्दे पर कांग्रेस छोड़कर अलग हुए थे और अपनी पार्टी बनाई थी, लेकिन कांग्रेस से उनका ये विरोध ज्यादा वक्त तक नहीं रहा। जब सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी तो पवार उसमें केंद्रीय मंत्री बने। उनकी पार्टी अब भी महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। शरद पवार के कारण शिवसेना और कांग्रेस भी साथी बने, लेकिन अब शरद पवार ने एक बार फिर कांग्रेस विरोधी नजरिया दिखाया है। इस बार मुद्दा अडानी समूह पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और कांग्रेस की जेपीसी जांच की मांग का है। एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में शरद पवार ने कहा कि अडानी समूह के मुद्दे को इतना बढ़ा चढ़ाकर रखा गया कि पूरा संसद सत्र बर्बाद हो गया। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया उन्होंने देश भर में हंगामा करा दिया। इसकी कीमत देश की अर्थव्यवस्था को वहन करनी पड़ेगी। इंटरव्यू में शरद पवार ने यह भी कहा कि अडानी समूह पर जांच की मांग उठाए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय ने जांच समिति का गठन किया, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद जेपीसी द्वारा जांच की मांग का कोई मतलब नहीं था। दरअसल शरद पवार का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब राहुल गांधी अडानी मुद्दे को लेकर रोज मोदी सरकार का घेराव कर रहे हैं।
संसद में दिए गए उनके भाषण के कई हिस्से हटा दिए गए, लेकिन राहुल गांधी ने सवाल पूछना नहीं छोड़ा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद राहुल गांधी के सवाल और तीखे हो गए हैं, लेकिन वे इससे पहले भी अडानी मुद्दे पर सरकार से सवाल करते रहे हैं कि देश में एक ही कारोबारी को इतना बढ़ावा देने के पीछे सरकार का क्या मकसद है, क्योंकि एक ही समूह के पास सारी संपत्ति दी जा रही है। इतने महीनों में शरद पवार ने कभी भी राहुल गांधी का विरोध नहीं किया, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद वे भी कांग्रेस नेतृत्व में विपक्षी एकता की बात कहने लगे थे, लेकिन अब उनके रुख को विपक्षी एकता के लिए झटका बताया जा रहा है। तो शरद पवार ने जिस तरह अडानी मसले पर विपक्ष के बाकी दलों से अलग अलग रुख दिखाया है, उससे बीजेपी में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब कांग्रेस के नेतृत्व में होने वाली विपक्षी एकता की मुहिम को झटका लगेगा। लेकिन बीजेपी की यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाई, क्योंकि पवार ने यह भी कहा है कि मुझे नहीं लगता है कि जेपीसी की मांग का विपक्षी एकता से कोई संबंध है। हालांकि मेरी पार्टी ने जेपीसी मांग का समर्थन किया था, लेकिन मुझे लगता है कि जेपीसी में सत्तारूढ़ पार्टी के ही लोग होंगे, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जेपीसी मांग को विपक्षी एकता से जोड़कर नहीं देखा जाए। यानी शरद पवार ने यह साफ कहा है कि जेपीसी की मांग पर उनकी अलग राय से विपक्षी एकता में कोई बाधा नहीं आएगी। उधर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी यही कहा है कि इससे विपक्षी एकता में कोई बाधा नहीं आएगी। यानी विपक्ष की एकता की जो कोशिश कांग्रेस कर रही है, वो जल्द ही रंग लाती हुई दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात यहां पर शरद पवार ने यह भी कही है कि कर्नाटक के चुनाव में जो बाजी है वो कांग्रेस के हाथ लगने वाली है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में विपक्ष एक साथ मजबूती से खड़ा दिखाई दिया। राहुल गांधी की सदस्यता जाने का मामला हो या फिर अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग या लोकतंत्र बचाने के लिए निकाला गया तिरंगा मार्च, इन सब मसलों पर कई विपक्षी दल एक साथ खड़े नजर आए। बल्कि कई बार टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसे दल भी विपक्षी दलों के साथ दिखे। विपक्षी दलों ने ये एकजुटता कांग्रेस नेतृत्व में दिखाई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने मिलकर मोदी सरकार का घेराव किया। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने तय किया था कि 2024 के चुनावों के पहले विपक्षी दलों को साथ लेकर मजबूत मोर्चा बनाया जाएगा। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के जन्मदिन पर 1 मार्च को कई दलों के नेता जुटे थे और तब स्टालिन ने कहा था कि ये मेरे जन्मदिन का समारोह नहीं है, बल्कि विपक्षी एकता की शुरुआत है। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और अब खड़गे ने विपक्ष को साथ लाने के लिए कई नेताओं से चर्चा को आगे बढ़ाया है। फरवरी में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव के वक्त खड़गे ने कहा था कि 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा। अब उन्होंने फोन पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, महाराष्ट्र से शिवसेना के उद्धव ठाकरे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है और मौजूदा राजनीतिक स्थिति और रणनीति पर चर्चा करने के लिए समान विचारधारा वाली पार्टियों के नेताओं की एक बैठक प्रस्तावित की है। इस बैठक में टीएमसी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी और आरजेडी जैसे नेताओं को साथ लाने की तैयारी की जा रही है। तो 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्षी एकता की कोशिश हुई थी, आप सबको पता होगा। तब 14 मुख्य विपक्षी पार्टियों ने मिलकर 160 सीटों पर जीत दर्ज की थी और कुल वोट का 39% 39% हिस्सा जो है इन 14 विपक्षी दलों को मिला था। लेकिन बीजेपी को मात देने में विपक्षी दल सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि तब पुलवामा के कारण राष्ट्रवाद की देश में एक नई लहर जो है वो चल पड़ी थी और उसका फायदा बीजेपी को मिला था। कई बड़े विपक्षी दलों ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण भी एकता की कोशिशें नहीं की थी, लेकिन अब हालात दूसरे हैं। अब सभी दलों को यह समझ आ रहा है कि इस बार एक नहीं हुए तो बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे, साथ ही अपना राजनीतिक भविष्य भी नहीं बचा पाएंगे। 2019 में कांग्रेस की मजबूती पर भी बाकी दलों को संदेह था, जो अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद से दूर हो गया है। इस यात्रा में राहुल गांधी ने एक नई तरह की राजनीति को जन्म दिया है, जिसका असर अब दिखने लगा है। अगले साल के चुनाव से पहले अभी कर्नाटक का चुनाव सामने है, जिसमें कई सर्वे कांग्रेस की जीत बता रहे हैं। शरद पवार ने भी कांग्रेस की जीत की संभावनाएं बताई हैं, जिसका जिक्र पहले मैं कर चुका हूं। बीजेपी भी कर्नाटक में अपनी कमजोर होती स्थिति को समझ रही है, इसलिए वो राहुल गांधी पर अपने हमले जो हैं वो तेज कर रही है। राहुल गांधी की मजबूती जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, बीजेपी की बेचैनी उसी तरह से उसी राह पर आगे बढ़ती दिखेगी। खैर, शायर आसी आरवी ने ठीक ही फरमाया है कि तुम्हारे तीरे नजर को किसी ने कुछ न कहा,
तुम्हारे तीरे नजर को किसी ने कुछ न कहा, हमारी आह को हैं दास्तां बनाए हुए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।